हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जो कि हिंदी में है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, आप सभी के रिक्वेस्ट पे आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप नोट्स बना के तब पढ़ाइए, तो आज से मैं नोट्स बनाकर तब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने आग्रह किया था। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया, यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने उन सब वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था फर्स्ट वीडियो में उत्तक के बारे में और इन चारों के टाइप में कि टाइप होता है चारों का, उपकला के बारे में बताया था। और उपकला के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था। और ऐसे ही उपकला का जो जितना भी टाइप होता है मैंने सबको बता दिया था। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजी उत्तक के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने चार्ट बना लिया है, फ्लो चार्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। आज का पहला टॉपिक है संयोजी उत्तक, यानी हम लोग जानेंगे कि संयोजी उत्तक क्या होता है और यह कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयोजी उत्तक, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह उत्तक जंतुओं में बहुतायत व विस्तृत रूप से पाया जाता है। यह अन्य उत्तकों व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने, आलंबन या सहारा प्रदान करने में सहायक होता है। तो किसमें पाया जाता है? जंतुओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसका क्या काम है? तो इसका काम है अंगों को दूसरे से जोड़ना, यानी ये अंगों को अंगों से जोड़ता है, ठीक है, या अन्य मतलब अन्य सारे कई अंग हैं शरीर में, उन सभी को जोड़ता है, ठीक है। और क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, मजबूती देता है। इस उत्तक में कोमल उत्तक, उपास्थि, अस्थि व बसीय उत्तक शामिल है। इसमें कौन कौन से हैं? तो कोमल उत्तक है, उपास्थि है, अस्थि है, या अस्थि को ही हम वसीय उत्तक भी कहते हैं, वो भी है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक में प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो रक्त है उसको छोड़कर बाकी जितने भी संयोजी उत्तक हैं यानी अस्थि और उपस्थि हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। यानी जो कोलेजन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉरी, जो प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलेजन या फिर इलास्टिन। कोलेजन या इलास्टिन उत्तक को यांत्रिक शक्ति, प्रत्यास्था, लचीलापन प्रदान करते हैं। और देखिए कोलेजन का क्या काम है? तो इसका काम है यांत्रिक शक्ति देना, यानी मजबूती देना, और उसमें लचीलापन प्रदान करना, ठीक है। साथ ही प्रत्यास्था यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना इसका मकसद होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फिगर है ये संयोजी उत्तक का ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी बात हो रही थी कोलेजन रेशा के बारे में। ये देखिए, ये ऐसे रेशा वो होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये क्या करते हैं? मजबूती देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और इनके ऊपर एक कवर रहता है जिसे हम लोग तंतु कोरक कहते हैं, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे मास्ट कोशिका कहते हैं। तो ये संरचना है संयोजी उत्तक का। अब संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लचीले संयोजी उत्तक। इस उत्तक में कोशिकाएं व तंतु अर्ध तरल अध्यारी पदार्थों में स्थिरता से जुड़े हुए रहते हैं। संयोजी उत्तक जो है यानी जो लचीला संयोजी उत्तक है उसमें क्या है? तो उस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, वह तंतु होती है, वह अर्ध तरल अध्यारी पदार्थ में स्थिरता से जुड़े रहते हैं, यानी अर्ध तरल। अब अर्ध तरल किसे कहेंगे? जो पूर्ण रूप से तरल भी नहीं हो और शुष्क भी नहीं हो, यानी बहुत ही मुलायम। जैसे आप देखे होंगे अंडे की जो जर्दी होती है, उस तरह का कुछ पदार्थ की बात किया जा रहा है। उदाहरण त्वचा गर्तिका उत्तक और वसा उत्तक। जो वसा उत्तक होता है और त्वचा गर्तिका उत्तक होता है वह लचीले संयोजी उत्तक से ही मिलकर बने होते हैं। अब जानते हैं हम लोग संयोजी उत्तक के बारे में, जो कि दूसरा टाइप है। मैंने बताया था 3 होते हैं। तो पहला हो गया लचीला संयोजी उत्तक, दूसरा है सघन संयोजी उत्तक। इस उत्तक में कोशिकाएं व तंतु दृढ़ता से व्यवस्थित रहते हैं। तंतुओं के अभिन्यास के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें याद रखना है सघन संयोजी उत्तक में कि जो इसकी कोशिकाएं हैं वह तंतु हैं वो दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं, और ये अपने अभिविन्यास के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है
सघन नियमित ऊतक और दूसरा है सघन अनियमित ऊतक। सघन नियमित ऊतक के बारे में जानते हैं पहले। इस ऊतक में तंतु व तंतु कोशिकाएं समांतर कतार में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण कंडराएं हैं, स्नायु हैं इत्यादि। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो तंतु और कोशिकाएं होती है वो क्या होती हैं, तो समानांतर कतार में होती हैं। मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा इसे। और सघन अनियमित में क्या होता है, इस ऊतक में तंतु व कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। यह त्वचा के नीचे पाया जाता है। चलिए आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये समानांतर, ये अच्छे से व्यवस्थित है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सघन नियमित ऊतक। और इसे हम लोग कहेंगे इसमें अच्छे से व्यवस्थित नहीं है, समांतर क्रम में नहीं है, कहीं कहीं बिखरी हुई है, तो इसे हम कहते हैं सघन अनियमित ऊतक। अब बारी है तीसरे ऊतक के बारे में, जिसे हम कहेंगे विशिष्ट संयोजी ऊतक, या कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। ठीक है। तो उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यानी विशिष्ट संयोजी ऊतक कौन सा है, तो इसमें 3 होते हैं। पहला उपस्थि, दूसरा अस्थि, तीसरा रक्त। आप इसके क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब 3 होता है, अस्थि, उपास्थि और रक्त। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपास्थि के बारे में। उपास्थि को अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज। इसका अंतराकोशिकीय पदार्थ अर्धठोस, विशिष्ट, अन्वय व संपीड़ित होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिका स्वयं एक गुहिका में बंद होती है। भ्रूण की उपास्थि वयस्क अवस्था में अस्थि में बदल जाते हैं। उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान, संधियों व मेरुदंड के आसपास पाया जाता है। तो उपस्थि में क्या होता है, तो इसका जो अंतरीय कोशिकीय पदार्थ होता है, अंतरा कोशिकीय पदार्थ, वह कैसा होता है, अर्धठोस होता है और विशिष्ट होता है। इसमें संपीड़ित भी हो सकता है और ये तान्य भी हो सकता है। मैंने आपको अर्धठोस का मतलब अभी भी बताया था ऊपर। तो और उसके क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो एक गुहिका में बंद होती है। मैं वही इसे आपको दिखाऊंगा। और भ्रूण की उपस्थिति में जब यह वयस्क अवस्था में जाता है तो अस्थि में बदल जाता है। यानी भ्रूण में ये उपस्थित रहता है और बाद में क्या होता है, जब वयस्क होता है तो अस्थि में भी बदल जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो नाक में। आपने देखा होगा नाक की जो नोक होगा ऊपर, हाथ से दबा कर देखिएगा तो दब जाएगा, लेकिन हार्ड होता है। यानी वो मांस भी नहीं है जो मुलायम हो, जिसे आप आसानी से दाब सकते हैं, और उतना हार्ड भी नहीं है कि आप उसे दाब नहीं सकते हैं। जैसे पैर की हड्डी होती है, हाथ की हड्डी होती है, या अन्य स्थानों की हड्डी होती है, उसे आप दाब नहीं सकते हैं। जबकि जो बाह्य कान है या फिर नाक की नोक है, उसे मोड़ सकते हैं, क्योंकि यह कार्टिलेज का बना होता है, यानी उपास्थि का बना होता है। उपास्थि यानी बीच वाला है। अस्थि जिसे हम लोग हड्डी कहते हैं, जो काफी ठोस होता है, और मांस है जो काफी मुलायम होता है। उपास्थि बीच वाला है, यानी ना ही मांस इतना मुलायम होता है, ना ही अस्थि इतना मोटा होता है। यह मुलायम होता है तथा मजबूत होता है। आप देखे होंगे जो औरतें होती हैं वो नाक और कान में गहने पहनती है, वो वास्तव में क्या करती है, वही कार्टिलेज जो होता है यानी उपास्थि होता है, उसी में छेद करा करके वो पहनते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हड्डी रहता तो आप उसे छेद नहीं कर सकते थे, छेद करने पे बीमारी होती या फिर बहुत नुकसान सहना पड़ता, बहुत दर्द होता। जबकि उपास्थि के साथ ऐसा नहीं है। अब हम लोग जानते हैं अस्थि के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बोन। ठीक है। यह खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसमें कोलेजन तंतु व कैल्शियम लवण उपस्थित होते हैं। कैल्शियम मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का संरचनात्मक कंकाल तंत्र बनाता है। तो इसमें देखिए कोलेजन तंतु होते हैं और कैल्शियम लवण होते हैं। ठीक है। जो कैल्शियम है वो क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। और यह क्या करता है, तो शरीर का जो संरचनात्मक कंकाल होता है, यानी जितनी कंकाल तंत्र की रचना होती है वो अस्थि से मिल करके होती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए अस्थि में जो अस्थि मज्जा होता है उसके रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर गति प्रदान करती है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये उपास्थि कोशिका है। देखिए एक खुद एक गुहिका में बंद है, चारों तरफ से घिरी हुई है, और ये है कोलेजन रेशा। साथ ही आप जो दूसरा फिगर दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये है अस्थि का। यहाँ पे देखिए ये अस्थि कोशिका है जो चारों तरफ से
घिरी हुई है और ये काफी मजबूत होती है। अब हम लोग बात करते हैं रक्त के बारे में, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, तो मैंने बता ही दिया था। अब रक्त जान लेते हैं। तो रक्त क्या होता है? यह तरल संयोजी ऊतक है। इसमें जीव द्रव्य आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व पटिकाणु पाए जाते हैं। यह विभिन्न पदार्थ व गैसों के परिवहन में सहायक होता है। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है, जिससे कि विभिन्न पदार्थों का परिवहन में सहायता करता है। अब देखिए, तरल, ये एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्या करता है, तो ये विभिन्न पदार्थों व गैसों का परिवहन करता है पूरे बॉडी में। आप जानते हो कि जो हमारा ब्लड है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, पूरे शरीर में दौड़ता रहता है हार्ट के द्वारा पंप किए जाने पर। तो क्यों दौड़ता है, क्यों घूमता है? क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ से लेकर के जो विभिन्न प्रकार के गैस हैं, इन सभी को ये पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाता है, चारों तरफ। ये तरल है, इसीलिए अंग के छोटे से छोटे अंग में भी जा सकता है। आप देखिएगा अपने बॉडी में कहीं भी कट जाए तो वहां से ब्लड आने लगता है। क्यों? क्योंकि रक्त वहां भी मौजूद है, यानी ब्लड जो है वहां तक पहुंचता है, शरीर के छोटे से छोटे अंग में यह पहुंचता है। और क्या करता है? तो यह गैसों का व पदार्थों का परिवहन करता है, यानी उनको चारों तरफ पहुंचाता है। परिवहन मतलब उनको लेकर के वहां तक जाना, चारों तरफ पहुंचाना। और इसके जीव द्रव्य में क्या होता है? तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूसी होता है और पटिकाणु होते हैं। चलिए फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये देखिए, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल है वो, यानी उसे हम हिंदी में कहेंगे लाल रुधिर कणिका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। और यहाँ पे है ये पटिकाणु, जो आपको लाल लाल पत्तियों के समान दिखाई दे रहे हैं। तो इनके जीव द्रव्य में क्या होता है? यही सब होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।